हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है जहाँ पर हम हमेशा एमसीक्यू प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से बाल विकास एवं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ चुने हुए प्रश्न हैं जिनकी सहायता से हम यहाँ पर बाल विकास को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि समायोजन की प्रकृति कैसी है। ठीक है, समायोजन की प्रकृति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्ति के व्यवहार तथा वातावरण दोनों में परिवर्तन लाती है, समायोजन एक उपलब्धि प्रक्रिया है, उपयोग सभी। तो यहाँ पर समायोजन के नेचर के बारे में पूछा है, तो हम क्वेश्चन से समझेंगे कि समायोजन का नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि समायोजन कंटिन्यूसली चलता है, एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली चलता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 20 दे रखा है, यह व्यक्ति के व्यवहार तथा वातावरण दोनों में परिवर्तन लाता है। ठीक है, समायोजन से क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन आता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है, समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये ऑप्शन भी सही है कि समायोजन एक उपलब्धि होती है और एक प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे 4 ऑप्शन राइट होंगे, तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो विकास का संबंध होता है वो हमेशा परिपक्वता से होता है। विकास का संबंध होता है परिपक्वता से। किससे होता है? परिपक्वता से होता है। तो यहाँ पर जो उद्दीपन है, यहाँ पे पूछा है कि उद्दीपन का संबंध किससे होगा, परिवर्तन से होगा, प्रतिक्रिया से होगा, प्रयास से होगा, परिणाम से होगा। तो उद्दीपन का जो संबंध होता है वो हमेशा प्रतिक्रिया से होता है। किससे होता है? प्रतिक्रिया से। स्टिमुलस का संबंध होगा हमेशा रिएक्शन से। तो इस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट किया जाएगा तो वो रिएक्ट करेगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, संबंधित है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित है, उनको सिद्धांत संबंधित है, ये पूछा गया यहाँ पे प्रश्न में, मिसप्रिंट है थोड़ा। तो यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्परता का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उससे ये सभी सिद्धांत संबंधित है। तत्परता मतलब अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा तो उसको सिखाना मुश्किल है। लघु सोपानों का सिद्धांत, हमें किसी व्यक्ति को कुछ अधिगम करवाना है, सिखाना है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सिखाया जाए जिससे वह आसानी से सीख सके, जटिलता नहीं हो। स्वगति का, वह धीरे धीरे सीखे। यह अभिक्रमित अनुदेशन की सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है B.F. स्किनर। कौन? B.F. स्किनर। तो ये क्या है? इसके उप सिद्धांत में आएगा। क्या आएगा? ये तीनों किस में आएंगे? उप सिद्धांत में आएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यहाँ पे भाषा विज्ञान से संबंधित, भाषा के विकास से संबंधित कौन सा है? पावलाव है, चोम्स्की है, वुडवर्थ है या गेट्स है? तो जो भाषा विकास की बात आए तो सबसे बड़ा नाम आता है चोम्स्की का। किसका आता है? चोम्स्की का सबसे बड़ा नाम आता है और यहाँ पे चोम्स्की ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही होगा। चोम्स्की ने क्या कहा कि भाषा बच्चे की जन्मजात योग्यता होती है, वो भाषा को जन्मजात तरीके से सीख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं वाले पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कर दोगे अगर नहीं पे आपने ध्यान नहीं दिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक तत्व का, द्वितत्व का, प्रत्यागमन का या बहुतत्व का। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है वो क्या है? बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं होता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है वो विकास से होता है। किस होता है? विकास से संबंधित होता है। बाकी एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत हमेशा ही बुद्धि से संबंधित होंगे। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया बीने ने दिया। किसने दिया? बीने ने दिया। जबकि द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन। आपको याद रखना है
द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, और त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। इसके बाद बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया? बहुतत्व का सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने। किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है किस किस में पाया जाता है? धनी परिवार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि मौलिकता का गुण किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी मौलिकता की बात आए तो सृजनशील बालक ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि मौलिकता का जो गुण है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से वंश क्रम से संबंधी नियम है। वंश क्रम से संबंधी नियम है। कौन सा जो सिद्धांत है, वो कौन सा नियम है, वो वंश क्रम से संबंध रखता है, ये हमें देखना है। ऑप्शन की सहायता से हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या स्वास्थ्य का नियम। तो यहाँ पे जो वंश क्रम से संबंधित है वो है समानता का नियम। समानता का नियम क्या बोलता है कि अगर बच्चों में माता पिता के समान ही गुण आएंगे, बच्चों में माता पिता के समान ही गुण आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है, किस कारण से बनता है, ये हमें ऑप्शन के द्वारा ही पता पड़ेगा। ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। परिपक्वता के कारण, प्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में पठार किस कारण से बनता है? अधिगम वक्र में पठार थकान के कारण बनता है। किस कारण? थकान के कारण। थकान क्या होती है? जब बच्चे को पढ़ने में बोरियत महसूस हो, ठीक है, या फिर बच्चे को पढ़ने में अरुचि हो, सिलेबस ऐसा नहीं हो जो उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो बच्चे में क्या होता है कि इस प्रकार एक भावना हो जाती है जिससे वह सीख नहीं पाता है। तो ये अधिगम का जो वक्र बनता है उसमें क्या पठार बनता है, सीधा सीधी लाइन जाती है, ना बच्चा सीखता है ना बच्चा कुछ प्रोग्रेस करता है। तो एक पठार बनता है, इसलिए इसको बोला गया है अधिगम का वक्र पठार। और ये बनता किसके कारण है? थकान के कारण। इस ऑप्शन में इसका उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक है, इसलिए अब यहाँ पे पूछा गया कि एक शिक्षिका है उसका भावात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, भावात्मक बुद्धि लब्धांक है, तो उसमें क्या गुण होगा जो उसके कारण उसका भावात्मक बुद्धि लब्धांक है? वह उच्च बुद्धि लब्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास प्रयास वाली है, या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो भावात्मक बुद्धि लब्धांक इनका उच्च होता है जिनका व्यवहार में संतुलन हो, व्यवहार में संतुलन हो। क्या हो? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जिनके व्यवहार में संतुलन हो उनका भावात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च होता है। आया समझ में? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मिस प्रिंटिंग हो जाती है, माफ कीजिएगा। किसने वर्गीकृत किया है पूछा गया है। किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में बांटा गया, 14 प्रकार बताए गए? जेम्स ड्रेवर है यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने, या वुडवर्थ ने? किसने बताया है चारों में से? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने बताया। किसने? मैकडूगल ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मैकडूगल साहब ने ही मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए या इन्हें बांटा। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने यहाँ पे ईस्टर्न है, ध्यान रखना। अल्फ्रेड बिने व ईस्टर्न है, तो अल्फ्रेड बिने, वेस्टर्न ने, या फिर फ्रीमैन ने? तो जब बुद्धि के एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत की बात पूछी जाए तब हमेशा ही थार्नडाइक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? यहाँ पे नाम आएगा अल्फ्रेड बिने व ईस्टर्न का। अल्फ्रेड बिने व ईस्टर्न ने ही इसका एकल घटक का या एकल अवयव बोल सकते हैं इसे, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। थार्नडाइक साहब ने तो बहुतत्व सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? बहुतत्व, याद रखना, बहुतत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कुसमायोजन से तात्पर्य है? कुसमायोजन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेल एडजस्टमेंट। क्या? मेल एडजस्टमेंट, याद रखना। तो यहाँ पे कुसमायोजन से तात्पर्य क्या होता है? मानसिक द्वंद्व, असंतुलन, साधारण समस्या होने पर संतुलन खो देना, उपरोक्त सभी। हाँ, ये चारों ही गुण कुसमायोजन के हैं। जो बच्चा कुसमायोजित होगा उसमें ये चारों ही बातें दिखाई देंगी। उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, असंतुलन पाया जाएगा दिमागी रूप से, साधारण सी समस्या होने पर वो घबरा जाएगा, उसका सामना नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो ये सब बातें किस में आती हैं, कुसमायोजन में आती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, मानदंड निर्धारण। ठीक है, मानदंड निर्धारण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में रेटिंग स्केल बोलते हैं। ये प्रतिपादक कौन है, गार्डनर हैं, स्किनर हैं, थर्स्टन है या वुडवर्थ हैं। तो मानदंड निर्धारण के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा मानदंड निर्धारण के प्रतिपादक थर्स्टन साहब है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्स्टन साहब ने ही, जिसको हम रेटिंग स्केल बोलते हैं, इसको यहाँ पे उसके प्रतिपादक ये माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है तथा मूल्यांकन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, यह परिभाषा किसने दी। यहाँ पे परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण। यह परिभाषा किसने दी है, एडम्स ने दी है, वेस्ले ने दी है, रेमस और रूमल ने दी है, ये कोठारियाग ने दी है। तो ये जो परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या परिभाषा क्या एक बार वापस से पढ़ लेता हूँ। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है तथा मूल्यांकन से पता चलता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है, वस्तु कितनी अच्छी है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा कोठारी साहब ने दी है, कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी की बात है यहाँ पे, दौलत सिंह कोठारी ने। तो यहाँ पे कोठारी आयोग था, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा निर्णयात्मक आकलन का उदाहरण है। निर्णयात्मक आकलन का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, ए वो भी दोनों, या उपलब्धि परीक्षण। निर्णयात्मक आकलन किसे कहा जाएगा, रचनात्मक को कहा जाएगा या योगात्मक को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि योगात्मक आकलन के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि बच्चे का स्तर कैसा है, उसको आगे की क्लास में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। निर्णय लेना मूल्यांकन का ही मतलब होता है। तो यहाँ पर निर्णयात्मक आकलन कब होता है, योगात्मक आकलन को। हमारे पास यहाँ पर 16वां प्रश्न है, किस व्यक्तित्व परीक्षण को व्यक्तित्व मापन का एक्सरे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है रोजनविंग अध्ययन को, एडवर्ड व्यक्ति प्राथमिक परीक्षण को, टीएटी परीक्षण को, या रोसार्क शाही डब्बा परीक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी परीक्षण को क्या बोलते हैं हम, एक्सरे बोलते हैं। व्यक्तित्व मापन का, व्यक्तित्व मापन का क्या बोलते हैं, एक्सरे। अगले प्रश्न की हम बढ़ते हैं, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, किस आधार पर किया, मनोविज्ञान के आधार पर, द्रव्य के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, या मूल्यों के आधार पर। तो स्प्रेंगर साहब ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मूल्यों के आधार पर किया था। ध्यान रखना हमेशा, इसके आधार पर किया था मूल्य। ठीक है, मूल्य के आधार पर उन्होंने किया था। 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषताओं का समग्र रूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषताओं का समग्र रूप ही व्यक्तित्व है, यह किसने कहा है, कि कथन किसका है, ये हमें पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन से हम समझते हैं ये किसने कहा है, वारेन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, आल्पोर्ट ने कहा है, या गिलफोर्ड ने कहा है। तो ये जो कथन है वो कहा है आल्पोर्ट साहब ने कहा है। किसने कहा है, आल्पोर्ट साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। स्कूल से भागने वाले बालक की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी, या खेल विधि। स्कूल से जो भागने वाले बालक हैं उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, केस स्टडी। कौन सी होती है, केस स्टडी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। केस स्टडी में क्या करते हैं, बालक के सभी प्रकार के आचरण का पता लगाते हैं, केस स्टडी करते हैं, उस पर पूरा रिसर्च करते हैं। तो यह सबसे उत्तम विधि है अगर कोई बच्चा स्कूल से भाग जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है, या शिक्षण नीति नहीं है। तो या अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, या फिर मस्तिष्क उद्वेलन। तो जो जनतांत्रिक शिक्षण के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो व्याख्यान विधि है वो जनतांत्रिक नहीं है, इसको हम प्रभुत्ववादी विधि बोलेंगे, क्योंकि इसमें केवल टीचर का ही रोल ज़्यादा रहता है। 99% रोल किसका रहता है, टीचर का। टीचर क्या करता है, जो भी उसको पढ़ाना है वो एक तरफा बोलता रहता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें बच्चों की सहभागिता बहुत ही कम होती है, या 9 के बराबर होती है। इस प्रकार इसमें बोला गया कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है बारे में पूछा है, इसलिए व्याख्यान। बाकी सब तो क्या है, अन्वेषण, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन सभी जनतांत्रिक विधि या नीति कहलाती हैं।
21वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। ध्यान रखिएगा, मूल्यों के आधार पर नहीं, चिंतन व कल्पना की शक्ति के आधार पर। स्प्रेंगर ने किया, थॉर्नडाइक साहब ने, ऑलपर्ट ने या सेल्डन ने? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। थॉर्नडाइक साहब ने ही इस प्रकार से चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर इसका व्यक्तित्व का विभाजन किया या वर्गीकरण किया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्प्रेंगर का, थॉर्नडाइक का, आलपोर्ट का या जर्सील्ड का? ये किसका कथन है, ये हमें पूछा गया यहाँ पे। ये किसका कथन है? जर्सील्ड का। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी ही होगा। क्या होगा? डी। जर्सील्ड साहब ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? जर्सील्ड साहब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? स्प्रेंगर ने, गैरिट व टर्मन ने, आलपोर्ट ने या जर्सील्ड ने? तो ये सा वर्गीकरण गैरिट व टर्मन ने किया था। इसके आधार पर किया था? बुद्धि लब्धि के आधार पर किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। शिशु के जन्म के समय जिस संवेग की प्रधानता होती है वह है? जिस संवेग की प्रधानता होती है वह है? कौन सा संवेग शिशु के जन्म के समय सबसे ज़्यादा होता है? पलायन, भय, क्रोध या उत्तेजना? तो याद रखिएगा, उत्तेजना जो संवेग है शिशु के जन्म के समय सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी है? ज्ञान व अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, तो ये परिभाषा किसने दी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है गैरिट, हिलगार्ड, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बाल अपराध के उपचार की विधि निम्न में से नहीं है। बाल अपराध के उपचार की विधि निम्न में से नहीं है, ये पूछा है। क्या नहीं है पूछा है? तो वातावरणात्मक, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, अधिगम की विधि। तो ये हो जाएगा अधिगम की विधि। अधिगम की विधि के नाम से कोई विधि नहीं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिला कितनी होंगी? इसको बोलते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति को बोलते हैं एसएमसी। क्या बोलते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिला कितनी होगी? 33%, 50%, 25% या 40%? तो एसएमसी में हमेशा 50% महिला होती हैं। कितनी होती हैं? 50% महिला होती हैं। इस प्रकार का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित व्यवस्था है। पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित व्यवस्था है। उचित व्यवस्था है या उचित समय, इसको बोल सकते हैं कि किस समय पर्यटन और स्काउटिंग शिक्षा देनी चाहिए। शिशुवावस्था, प्रौढ़ावस्था के समय, किशोरावस्था के समय या बाल्यावस्था के समय? ध्यान रखिएगा, जब भी पर्यटन और स्काउटिंग शिक्षा देने की बात आए तो हमेशा बाल्यावस्था को ही चुनना है। किसको चुनना है? बाल्यावस्था को ही चुनना है। बाल्यावस्था के समय ही पर्यटन और स्काउटिंग शिक्षा देने का उचित समय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है। बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक विधि, वातावरण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या उपरोक्त सभी विधि? कौन सी विधि है इन चारों में से जिसमें बाल अपराध के लिए काम किया जाता है वातावरण में परिवर्तन करके? तो ऐसी विधि है, कौन सी विधि है? इसको बोलते हैं वातावरणात्मक विधि। इसमें क्या करते हैं? बालक के चारों तरफ का जो वातावरण है उसको सही करते हैं, जिससे उसके अपराध की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आ सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है, विकास होता है, ठीक है, विकास होता है विशिष्ट से सामान्य होता है, केंद्र से दूर की तरफ होता है, मस्तकोद्यमिक होता है, या दूसरा और तीसरा, मतलब दोनों तरीके से होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा और तीसरा। क्योंकि जो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। क्या होता है? सामान्य से स्टार्ट होता है, वो सामान्य से विशिष्ट होता है। इसमें क्या दिया गया ऑप्शन में? विशिष्ट से सामान्य से, इसलिए पहला ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। केंद्र से दूर और मस्तकोद्यमिकी, ठीक है, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों ही होते हैं विकास के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।